अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम टॉपिक 9 सिंगल एंट्री पढ़ते हैं एंड क्वेश्चन 10 तक जो है ना वो कंप्लीट हो गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं मिस्टर आसिम स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹9 लाख। ही कीप्स हिज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन सिंगल एंट्री बेसिस। On December 31st, 2010, the following information was obtained from his accounting records. मिस्टर आसिम ने स्टार्ट करा बिजनेस कब, ये नहीं बताया शायद। ये नहीं बताया। अगर नहीं बताया जाता तो फिर जनवरी से स्टार्ट किया होगा, ठीक है। एंड दिसंबर 31st 2010 को अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड है उनका ये है कि कैश एट बैंक है, अकाउंट रिसीवेबल है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, बिल्डिंग है एंड अकाउंट पेबल है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी कुछ एडजस्टमेंट दी गई हैं, जैसे कि पहली ये रही, दूसरी ये रही एंड थर्ड फोर्थ ये, ठीक है। रिक्वायर्ड बहुत सिंपल है। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन December 31st 2010. Adjusted loss of ASIM traders for the year ended December 31st 2010 was 92,500. यहाँ पर एडजस्टेड लॉस दिया गया है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी है जिसके लिए वहाँ पर लॉस है। सो हम यहाँ पर कोई कैपिटल एट स्टार्ट कैपिटल एट एंड नहीं निकालते, डायरेक्ट हम क्या करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पर आ जाते हैं। मिस्टर आसिम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2010। ये एसेट साइड हो गई, ये लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड हो गई, ठीक है। कैपिटल की जगह आप इक्विटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम करंट एसेट्स लिखते हैं। करंट एसेट्स में सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे कैश एट बैंक था। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो हम 31 दिसंबर की बना रहे हैं, तो हमें डेटा भी 31 दिसंबर का ही चाहिए। कभी कभार ऐसे क्या होता है कि हमें डेटा जो है वो स्टार्टिंग का भी दिया होता है, एंडिंग का भी दिया होता है और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी होती है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम डेटा कौन सा पिक करें। तो 31 दिसंबर की अगर स्टेटमेंट बोलिए तो हमें 31 डेटा ही लेना है, ठीक है। 31 का डेटा ही लेना है। सो 31 दिसंबर का जो डेटा वो ये है कि कैश एट बैंक 1 लाख, यहाँ पर हम 1 लाख रिकॉर्ड कर देंगे। कैश एट बैंक 1 लाख। इसके बाद जो था वो अकाउंट रिसीवेबल था 4,50,000 का, ठीक है। लेकिन फिर हम देखेंगे जब अगर अकाउंट रिसीवेबल है, ठीक है, तो हम उसका देखेंगे यार अलाउंस है, अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अगर है तो हमें उसको लेना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल था 4,50,000 का, वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करा। फिर हमने देखा यार एडिशनल डेटा में हमें बेड डेट भी दिया हुआ था जो कि अकाउंट रिसीवेबल का 5% एस्टिमेट करते हैं। हम क्या करेंगे, हमने लेस लिखा अलाउंस। आप अकाउंट रिसीवेबल लीजिएगा जैसे कि 4,50,000 है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा 5%, तो हमें इसकी अमाउंट पहले निकालनी होगी, फिर हम जाके इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे, मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिखेंगे। तो आपने 4,50,000 का आपने 5% लिया, वो आपके पास अलाउंस आ गया, उसको आपने यहाँ पे माइनस करना है। यहाँ पे आप ये कैलकुलेशन करके दिखाइए। मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं, लेकिन आपने यहाँ पे कंप्यूटेशन शो करनी है। आप यहाँ क्या करेंगे, लेस अलाउंस देखेंगे। आपने 4,50,000 का 5% लिया, वो आपके पास आ गया 22,500 का, जो कि आपने अकाउंट रिसीवेबल से माइनस करना होता है। फिर आपके पास नेट रिसीवेबल आता है, लिखते नहीं है, बस आप ये माइनस कर दीजिएगा और उसकी अमाउंट साथ ही लिख दीजिएगा कि 4,27,500 का अकाउंट रिसीवेबल अभी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है जो कि 3,20,000 की है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिख देंगे 3,20,000 की। इसके बाद अगर देखें तो करंट एसेट हमारे पास नहीं है। फिर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी देखेंगे कि यार एडिशनल इन्फॉर्मेशन में और हमारे पास करंट एसेट तो नहीं है, लेकिन नहीं थे। यहाँ पर ड्राइंग दी गई थी, यहाँ पर जो है ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट थी और यहाँ पे बेड एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का काम फिक्स एसेट में होगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। टोटल जब हमने किया था, टोटल करंट एसेट्स हमारे पास आए 8,47,500। फिर आपने फिक्स एसेट्स की हेडिंग डालनी है। फिक्स एसेट के बाद आपने बिल्डिंग लिखी। बिल्डिंग यहाँ पे जो थी वो 15 लाख की थी, ठीक है। यहाँ पे आपने बिल्डिंग लिखी 15 लाख की। सो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया बिल्डिंग 15 लाख की थी। डेप्रिसिएशन जो है वो बिल्डिंग का 10% लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, बिल्डिंग की जो कॉस्ट है उसका 10% ले लेंगे, वो आपका अलाउंस कहलाएगा। जैसे कि आपने यहाँ पे बिल्डिंग लिखी, लेस अलाउंस लिखा। यहाँ पे आप छोटी सी कैलकुलेशन करके दिखाइएगा कि 15 लाख का जब आपने 10% लिया तो आपके पास आया 1,50,000। ये आपका अलाउंस हो गया। आपने बिल्डिंग इसको माइनस करना है। सो बिल्डिंग आपके पास बचेगी 13,50,000 की, ठीक है। टोटल फिक्स एसेट्स आपके 13,50,000 ही होंगे क्योंकि बिल्डिंग के अलावा और कोई फिक्स एसेट नहीं थे। अब आपने टोटल करंट एसेट्स में टोटल फिक्स एसेट्स को ऐड करा। सो टोटल एसेट्स आपके पास आ गए 21,97,500। 21,97,500।
सबसे पहले आप करंट लायबिलिटीज की हेडिंग डालेंगे। करंट लायबिलिटीज में अगर देखा जाए जस्ट अकाउंट पेबल था 3,70,000 का, इसके अलावा और कोई लायबिलिटी नहीं थी। सो करंट अकाउंट पेबल आप 3,70,000 का लिख देंगे। टोटल करंट लायबिलिटीज भी आपकी 3,70,000 की ही होगी, ठीक है। फिर आप ऑनर सिक्योरिटी की हेडिंग डालेंगे। ऑनर सिक्योरिटी में आपको पता है किस तरीके की कैलकुलेशन करनी होती है। सबसे पहले हम कैपिटल एट स्टार्ट लिखते हैं, जो कि अगर इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो ऊपर ही दिया गया होगा, जैसे कि यहाँ पे दिया 9 लाख का, ठीक है, कि मिस्टर आसिम ने बिजनेस को स्टार्ट किया था 9 लाख की कैश इन्वेस्टमेंट के साथ। सो यहाँ पे आप कैपिटल एट स्टार्ट लिख देंगे 9 लाख का, उसमें ऐड करते हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अब देखिए यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट दी गई है ना, वो वाज़ेह तौर पर मतलब क्लियरली अल्फाजों में नहीं बताया, ठीक है, कि भाई ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट है। थोड़ा घुमा फिरा के थोड़ी वर्डिंग को चेंज करके भी दे सकते हैं, तो आपने घबराना नहीं है कि भाई ये मतलब एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर ये क्या है। जैसे कि यहाँ पे बोला हुआ है कि ही सोल्ड अ पर्सनल फ्लैट कॉस्टिंग थी 4,50,000 की। उनका अपना फ्लैट था, मतलब मिस्टर आसिम ने अपना कोई फ्लैट जो है वो सेल करा है जिसकी कॉस्टिंग 4,50,000 की थी फॉर 12 लाख, मतलब 4,50,000 का वो था, मतलब उसकी कॉस्टिंग थी। जब वो उन्होंने फ्लैट खरीदा होगा तो वो 4,50,000 का था, लेकिन जब उन्होंने सेल किया तो उन्होंने 12 लाख का सेल किया और कैश में किया और उसको बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। मतलब उन्होंने अपना एक फ्लैट बेचा और उसके जो भी पैसा है उन्होंने बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन इन्होंने बताया था कि भाई 9 लाख की हमने इन्वेस्टमेंट करी थी। फिर ये बाद में पता चला कि मिस्टर आसिम ने एक फ्लैट भी बेचा था जिसकी इन्वेस्टमेंट इन्होंने बिजनेस में ही कर दी थी, तो वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कहलाती है। सो 12 लाख की एडिशनल इन्वेस्टमेंट है। 4,50,000 अमाउंट नहीं रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये बता रहे कॉस्टिंग जो होती है ना वो ये होता है कि भाई इन्होंने ये फ्लैट इतने का खरीदा था लेकिन बेचा इन्होंने 12 लाख का था, वो कैश इन्होंने बिजनेस में जो है ना वो इन्वेस्ट कर दिया। तो ये जो 12 लाख है ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है जो कि यहाँ पे ऐड कर दी जाएगी। फिर हम लेस कर देंगे ड्राइंग। ड्राइंग भी थोड़े जो है ना वो घुमा फिरा के कहेंगे। भाई उन्होंने कहा कि ही पेड यूटिलिटी बिल्स 15,000 पर मंथ फॉर हीज रेजिडेंस, मतलब रेजिडेंस का मतलब होता है अपने फ्लैट, ठीक है, मतलब उन्होंने अपने फ्लैट का यूटिलिटी बिल पे कर रहा है, मतलब अपना। तो जो ऑनर अपना मतलब देखिए पर्सनल यूज जो है ना वो कोई भी हो सकता है, वो अपने घर का किराया हो सकता है, अपने बच्चों की स्कूल की फीस वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अपने लिए वो पैसा विड्रॉ करें वो पर्सनल यूज कहलाता है, वो ड्राइंग कहलाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से इन्होंने अपने फ्लैट का जो है वो यूटिलिटी बिल पे किया है तो ये पर्सनल यूज ही है एंड ये ड्राइंग ही है, ठीक है। तो 15,000 पर मंथ जो है वो कैश विड्रॉ करते रहे हैं, ठीक है। अब ये जो ईयर था 2010 का इन्होंने नहीं बताया था कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए कि ये जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जनवरी से दिसंबर तक इन्होंने 15,000 रुपये जो है ना वो विड्रॉ कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे 15,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साल की टोटल ड्राइंग पता चल जाएगी। सो ड्राइंग में आपने क्या करा 15,000 को 12 से मल्टीप्लाई करा, टोटल ड्राइंग आपके पास आ गई 1,80,000, 1,80,000। फिर आपने नेट लॉस भी लेस करना है, प्रॉफिट होता है तो उसको ऐड करते हैं लेकिन लॉस इसलिए हम उसको लेस करेंगे, जो कि लॉस हमें यहाँ पर रिकॉर्ड में बताया गया था 92,500 का, जो कि हम यहाँ पे लेस कर देंगे। कैपिटल एट स्टार्ट में आपने एडिशनल इन्वेस्टमेंट को ऐड करा, ड्राइंग को आपने लेस कर दिया, नेट लॉस को भी लेस कर दिया, कैपिटल एट एंड आ गया आपके पास 18,27,500, 18,27,500। अब आपने इसको किस में ऐड करना है, टोटल करंट लायबिलिटीज में, जो कि 3,70,000 की थी। आपने दोनों अमाउंट को प्लस किया, आपके पास टोटल इक्विटीज आ गई 21,97,500, जो कि टोटल एसेट्स के बिल्कुल इक्वल है। इट्स मीन कि हमारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बिल्कुल करेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही ईजी था जो कि कंप्लीट हो गया है।